सुप्रभात बच्चों। मैं पीएस राजपूत कक्षा 12 बाणे संकाय के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इकाई 3। इसका शीर्षक है नए साझेदार का प्रवेश। सवाल एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पार्ट 6 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज को विगत बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 3 सवालों को लेकर के बात करूँगा। तीनों ही बहुत अच्छे रोचक सवाल हैं, मज़ेदार सवाल हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बड़े आनंद को देने वाले प्रश्न हैं, आप उनको कृपया ध्यान से देखें। पहले 2 सवाल मैंने ख्याति के लेखा करने को लेकर हैं और अगला सवाल जो है पुनर्मूल्यांकन खाता और नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित है कि नए साझेदार का जब प्रवेश करता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता और आपका पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, ये 2009 के डी सेट में पूछा गया है। ए और बी 2:1 अनुपात में साझेदार उन्होंने सी को 1/4 हिस्से हेतु प्रवेश देने का निश्चय किया है। सभी साझेदार और वह अपना अनुपात पूर्व अनुसार ही रखना चाहते हैं। सी ख्याति के लिए माल लाना चाहता है। ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है। यहाँ ख्याति के रूप में वो जो साझेदार है वो बच्चों क्या ला रहा है, माल ला रहा है। ये माल के रूप में सामान्यतः बच्चों साझेदार आया था तो नगद राशि लेकर आया था, तो माल लाता है तो क्या, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ये बात है, इनका पुराना अनुपात दिया है 2:1 दिया है, नए साझेदार का हिस्सा 1/4, अर्थात इसका तात्पर्य ये हो गया ख्याति की राशि 2:1 में बांटी जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रश्न में लिखा है कि वे अपना अनुपात पूर्व अनुसार ही रखना चाहते हैं। तो पूर्व अनुसार रखने की कंडीशन में बच्चों हमेशा ख्याति की राशि को पहले के अनुपात में ही बांटी जाती है। ख्याति की राशि नए साझेदार के प्रवेश के समय हमेशा त्याग अनुपात में बांटी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सी अपने हिस्से की ख्याति हेतु सहमत हो गया। फर्म की कुल ख्याति, यहाँ देखिए बच्चों, कुल ख्याति 12,000 है फर्म की, तो जो सी जो आ रहा है 1/4 लाएगा, तो 12,000 का 1/4 करेंगे तो 3,000 रुपये उसको ख्याति के रूप में देना होंगे, जो 3,000 रुपये का माल लाएगा। यहाँ इसका मतलब ये हो गया, ये 3,000 रुपये का माल लेके आएगा। तो नई फर्म की बहियों में ख्याति ओनली जनरल एंट्रियाँ करना है बच्चों। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है। 2 साझेदार हुए ए और बी, सारांश रूप में बोलूँ 2:1 में लाभ हानि बांटते थे। 1/4 के लिए उन्होंने सी को साझेदार बनाया। सी के आने के बाद ये अपना अनुपात झोंका तो रखना चाहते हैं, अर्थात ख्याति की राशि पहले के अनुपात में ही बटेगी। जब प्रश्न में ये दिया है कि वो पुराने अनुपात में ही लाभ हानि बांटेंगे, तो हमेशा पुराने अनुपात में ही ख्याति बांटी जाती है। ख्याति की राशि हमेशा त्याग अनुपात में बांटी जाती है। तो यहाँ इसका ये मीनिंग हो गया कि वो अपने पुराने अनुपात में ही लाभ हानि को विभाजित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ख्याति जो ला रहा है माल के रूप में लेकर आ रहा है, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। फर्म की कुल ख्याति 12,000 रुपये है। तो ये तो रहा बच्चों प्रश्न। अब मैं आपको इसके विषय में ये बता देना चाहता हूँ कि इसका जो रफ नोट है वो कैसे तैयार किया मैंने। देखिए, प्रश्न के अनुसार फर्म की कुल ख्याति 12,000 हो गई, सा का हिस्सा 1/4 है, तो 12,000 का 1/4 कितना हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसको ख्याति के रूप में लाना पड़ेंगे। फर्म की कुल ख्याति जो है बच्चों 12,000 रुपये है। ये 1/4 का साझेदार है, तो 12,000 का 1/4 निकालेंगे तो 3,000 रुपये आएगा। ये महत्वपूर्ण हो गया। पहला काम अपने को ये करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न में नए साझेदार का केवल हिस्सा दिया होता है, कभी कभी कुल ख्याति। तो कुल ख्याति यदि दी है तो बच्चों उसको पहले हमें उसका हिस्सा ज्ञात करना होता है। अब प्रश्न की शर्त के अनुसार सा प्रवेश के बाद आ और वह अपना अनुपात यथावत रखना चाहते हैं, अर्थात 2:1 रखना चाहते हैं। ये देखिए 2:1 रखना चाहते हैं। तो सा द्वारा लाई जाने वाली ख्याति राशि जो 3,000 है, इस 3,000 को आ और बा में हम 2:1 में बांटेंगे, अर्थात 3,000 का 2/3 हिस्सा कौन को मिलेगा, आ को मिलेगा, ये 2,000 आएगा, और 3/3,000 का 1/3 हिस्सा आपको बा को मिलेगा, जो 1,000 हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो ये सवाल के लिए मैंने 2 नोट तैयार किए थे, संक्षिप्त में भी किए जा सकते हैं, यहाँ विस्तारित रूप में मैंने इनको लिख दिया है। आप सिंपल ही फर्म की कुल ख्याति को निकाल लें कि फर्म की कुल ख्याति जो है आपकी 12,000 रुपये आ रही है, और 12,000 रुपये जो है 12,000 का 1/4 जो है आपका 3,000 हुआ। 3,000 को हम 2:1 में बांट देंगे, ठीक है। अब यहाँ एंट्री देख लीजिए, एंट्री कैसी की है। स्टॉक खाता डेबिट लिखते हैं बच्चों। नगद लाता है तो यहाँ रोकड़ खाता डेबिट होता है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, स्टॉक खाता डेबिट किया है। स्टॉक खाता डेबिट हो गया आपका 3,000 से, और प्रीमियम खाता क्रेडिट करते हैं।
तो प्रीमियम खाता जो है आपका 3,000 रुपये क्रेडिट कर दिए, साहब प्रीमियम के रूप में माल लेके आया, नरेशन इसका बदल दिया गया। अब प्रीमियम की राशि को हम पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो प्रीमियम खाता डेबिट हो गया और बाका पूंजी खाता क्रेडिट हो गया 2,000 और 1,000 के रूप में, जो मैंने पीछे बांट के आपको दिखाया है। सारांश रूप में बच्चों इन दोनों की एक प्रविष्टि भी की जा सकती है, एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक खाता डेबिट टू ए टू बी भी कर सकते हैं, ऐसा लेखा भी किया जा सकता है। तो अब आप बच्चों दोनों प्रविष्टियाँ भी करें और ये दोनों प्रविष्टियाँ करने का मकसद मेरा बच्चों ये इसलिए भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ख्याति की राशि आती है तो प्रीमियम खाता हमेशा क्रेडिट होता है, प्रीमियम की राशि को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इसलिए ये मैंने दो प्रविष्टियाँ करके आपको दिखाई हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका सवाल पूरा हो गया है, ये वाला सवाल। ठीक इसी तरह का सवाल लेकर के मैं आगे फिर दूसरा एक सवाल और लेके आ रहा हूँ कि दूसरे सवाल में आपका क्या दिया है, देखते हैं अपन है दूसरे सवाल में क्या दिया है। दूसरे सवाल में देखिए क्या लिखा है। ये तो आपका पहले वाला सवाल हो गया, इसमें जो मैंने रफ वर्क करके आपको दिखाया है इसको मैं हटा दे देना चाहता हूँ, ये हट गया है। अब दूसरा सवाल देखिए ऐसा ही कौन सा सवाल दिया है, इसके लिए अपन पढ़ते हैं क्या दिया है। आप बच्चों अगला प्रश्न देखिए, ये भी साझेदार हैं, यहाँ 3-2 में लाभ हानि बांटते हैं। 3-2 का मतलब हो गया 3/5 और ये 2/5 हो गया, ये आपका 3/5 और 2/5 में लाभ है। और ये नया साझेदार 1/6 भाग के लिए आ रहा है, 1/6 भाग मिलेगा, उसका नाम सी है, सी नाम का साझेदार है। और यहाँ उसके हिस्से की ख्याति दी है बच्चों, पिछले सवाल में फर्म की कुल ख्याति दी थी और यहाँ उसका भाग ही दिया है और ये नगद ला रहा है। तो पिछले इसमें और इसमें ये अंतर है कि ये केस के नाम से आएगी है। आ और बा अनुपात अपना परस्पर रखना चाहते हैं जो का, तो अर्थात ख्याति की राशि को हम 3-2 में बांटेंगे। सा द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को व्यापार में रहेगी, नई फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए। तो ये 2009 के डी सेट में पूछा है। इसके पहले बच्चों कौन से सेट में था वो भी देखिए अपन, दूसरा वाला सवाल इसके पहले जो था कौन से सेट में पूछा गया था, ये भी डी सेट में ही पूछा गया था और ये भी डी सेट में पूछा गया था। दोनों ही सवाल अच्छे हैं, रिपीट हो सकते हैं, ख्याति के लेखा करने के थोड़े इस तरह के सवाल हैं, तो आपको दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया ये 2000 कैसे बटेंगे, आगे मैंने देखो आपको हल करके बताया, हल करके कैसे दिखाया है। यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, प्रश्न के अनुसार नया साझेदार सा 1/6 भाग के लिए 2,000 रुपये ला रहा है, ख्याति के 1/6 भाग होगा। तो ये बच्चों सा का हिस्सा ही दिया है, तो आपको इसको पिछले सवाल जैसे 12 का 1/4 करने की आवश्यकता है, 1/6 करने की आवश्यकता नहीं। नए साझेदार को 1/6 भाग देने के बाद पुराना साझेदार और अपना अनुपात 3-2 में ही रखना चाहते हैं, अर्थात ख्याति की राशि को हम 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। देखो मैंने कैसे बांटी है, यहाँ देखो 2000 का 3/5 निकाला तो आपको कितना हिस्सा मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा, ठीक है। 5 चुको 20, 4 12 और ये 4 दूनी 800। तो आ के खाते में पूंजी खाते में 1200 रुपये जाएंगे और बा के खाते में 800 रुपये जाएंगे। बस पिछले सवाल जैसे ही सवाल है, बस अंतर इतना है कि यहाँ राशि ख्याति की राशि अलग है और ख्याति की राशि नगदी में आ रही है, ये अंतर है। पिछले सवाल में जो ख्याति की राशि बच्चों थी आपकी वो काय में आ रही थी, किस चीज़ में लेके आ रहे थे, वो माल के रूप में आ रहे थे। तो बच्चों ख्याति की राशि किसी रूप में आ सकती है नकदी के अलावा, तो हमें जिस रूप में लेकर आएगा उसी रूप में उसका लेखा कर देंगे। तो ये इसकी एंट्री ये होगी बच्चों, रोकड़ खाता डेबिट टू प्रीमियम खाता 2000 और प्रीमियम खाता डेबिट टू आका पूंजी खाता टू बाका पूंजी खाता 1200 और 800 रुपये से इसको क्रेडिट कर दिया। इन दोनों की बच्चों एक प्रविष्टि भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट में यदि करेंगे तो रोकड़ खाता डेबिट होगा और आ का और बा का पूंजी खाता क्रेडिट हो गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ये पूछ लेते हैं कि प्रीमियम की राशि आने पर इसको ख्याति के नाम से हम जानते हैं, जब यहाँ प्रीमियम लिखा जाता है लेकिन बच्चों में ख्याति शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें कौन सा खाता क्रेडिट होता है, ये ओटी में पूछा, इसलिए मैंने ये आपको हल करके बता दिया। तो इन दोनों के स्थान पे एक प्रविष्टि भी की जा सकती है। दोनों ही अच्छे सवाल हैं ख्याति के लेखा करने से संबंधित।
ये चीज़ आपको मैंने बच्चों ख्याति के नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के लेखा करने की विधियों वाले थ्योरी वाले उसमें भी आपको बताया है कि थ्योरी में कैसा इसका लेखा किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों सवाल आपके 2009 के ख़त्म हो गए। अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल जो है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता और चिट्ठी को लेकर है। यहाँ भी बच्चों आ और सा हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। हमेशा आ और बा देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और बा नाम का व्यक्ति फर्म में साझेदार बन रहा है और ये साझेदार बराबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं दिया है कि जी कितने भाग का, लिखा है कि नहीं लिखा नीचे देखते हैं। बा को प्रवेश दिया, लेकिन ये नहीं दिया है क्लियर कि इसको कितने हिस्से का साझेदार। इसका मीनिंग भी बच्चों यही होगा कि ये बराबर का साझेदार बन रहा है, अर्थात इनका भविष्य में अनुपात 1/3 अपने आप हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। पहले से बराबर मतलब 2 साझेदार 1/2 के हो गए, और भविष्य में जो साझेदार बन रहा है वो बा बन रहा है, और बा का हिस्सा कितना होगा 1/3 होगा। जब कुछ नहीं दिया है तो बराबर का साझेदार माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या है। लेनदार 10,000 के हैं, देय बिल 8,000 के हैं, और साकी पूंजी 6,000 और 4,000 है जो 10,000 होती है। रोकड़ 2,000 है, देनदार 7,000 है, स्टॉक 3,600, फर्नीचर 400, संयंत्र या मशीनरी 15,000। टोटल ये बैलेंस शीट का जो योग आ रहा है वो 28,000 है। इनको लेकर के वह फर्म में प्रवेश कर रहा है। फर्म के लिए प्रवेश के लिए उन्होंने क्या कंडीशन बनाई है वो आपको बताते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना है, ये गड़बड़ हो जाता है कई बार, हमेशा आ और बाई नहीं होते। अब बा के प्रवेश के लिए समायोजन करना। फर्नीचर का मूल्य 250 रुपये दिखाना है, इसको समझ लीजिए बच्चों। देखो फर्नीचर का मूल्य कितना दिया है बच्चों, 400 रुपये दिया है, और यहाँ कितना है। अब भविष्य में फर्नीचर का मूल्य जो होगा कितना होगा, 250 रुपये होगा। तो अपन क्या करेंगे, 400 में से, इसका मतलब ये हो गया कि 400 में से अपन 250 घटाएं। भविष्य में इसकी नई कीमत कितनी होगी बच्चों, 250 रुपये रहेगी। तो 250 को घटाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 400 में से 250 गए, कितने बचे आपके बच्चों, 150 रुपये इसका मूल्य कम हो गया। ये अर्थ हो गया बच्चों। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ देखना। फर्नीचर का मूल्य भविष्य में कितना दिखाना है, 250, अभी कितने का है 400, 250 का दिखाना है, इसका मतलब 150 रुपये कम हो गया। तो यहाँ सीधा प्रश्न ना पूछ करके थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। ये बात स्पष्ट हो गई। फर्नीचर का वर्तमान मूल्य 400 है, बैलेंस शीट में अपन देख रहे हैं। ये देखो फर्नीचर का मूल्य कितना दिया है, 400 दिया है, और ये भविष्य में कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 होने का मतलब हो गया कि इसका 150 रुपये मूल्य कम हो गया। ये कहें अपन इसको है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, संदिग्ध ऋणों हेतु 300 रुपये का प्रावधान करना है। अभी बच्चों देखो देनदारों पर कोई संदिग्ध ऋण नहीं है, देनदारों पर सीधे सीधे 7,000 के हैं। तो देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय करने का मतलब लॉस हो रहा है। ये 150 रुपये जो आएंगे बच्चों, इसका जो 150 रुपये का लॉस हो रहा है ना, 150 रुपये ये वसूली पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखाएगा। 150 रुपये लिखेंगे, 250 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ये उनकी पुरानी कीमत है, ये इसकी नई कीमत है। इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 150। ये पुनर्मूल्यांकन खाते के कहाँ जाएगा, डेबिट। देनदारों पर 300 रुपये का प्रावधान करना है। कितने का करना है, 300 रुपये हमें संचय के रूप में। ये भी बच्चों कहाँ जाएगा, दायित्व बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ता है तो ये भी डेबिट पक्ष में जाएगा। ये 300 रुपये जाएगा। चलिए और क्या लिखा है आगे, 600 रुपये विनियोग दर्शाना है। अब देखिए फर्म की पुस्तकों में विनियोग नहीं है, यहाँ विनियोग कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये तात्पर्य हो गया बच्चों की 600 रुपये से विनियोग हमारे बढ़ गए। जो शून्य थे, शून्य से विनियोग की कीमत 600 रुपये हो गई। तो 600 रुपये आपके ये पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में आएगा। तो अब डेबिट में कौन कौन से आएगा, ये डेबिट में आएगा बच्चों, ये भी डेबिट में आएगा बच्चों, और ये क्रेडिट में आएगा। बस पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। पुनर्मूल्यांकन खाता बच्चों छोटा सा ही पूछते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछते हैं। साथ साथ में पूंजी खाता भी पूछ लेते हैं, ताकि आपकी 2 चीज़ों की अच्छी ढंग से टेस्टिंग हो जाती है कि आपको पूंजी खाता बनाना आता है कि नहीं आता है। साथ ही क्या करना है, 4,000 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सूचना के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता व पूंजी खाते आपको बनाना है। ये बात स्पष्ट हो गई, सारे समायोजन क्लियर हो गए। हाँ, यहाँ अनुपात नहीं दिया है तो अनुपात अपने आप बच्चों ये हो गया कि बराबर का साझेदार होगा, और यहाँ वैसे नए अनुपात की आवश्यकता है भी नहीं है, क्योंकि ख्याति की राशि जब कुछ नहीं दिया तो हम ये मानते हैं कि हम पुराने अनुपात में ही बांटेंगे, और पुराना अनुपात इनका बच्चों कौन सा है, बराबर का है। चलिए देखिए अब मैंने पूंजी ये पुनर्मूल्यांकन खाता बना दिया।
विनियोग जीरो जीरो से पूरे 600 पे आ रहे हैं, इसलिए 600 रुपये क्रेडिट मिलेगी। संपत्ति है, कीमत बढ़ रही है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा। फर्नीचर 150 रुपये आएगा, ये ध्यान रखना है, ये अच्छे से ध्यान रखें। 400 में से मैंने क्या किया है, 250 घटा दिए। फर्नीचर का पुरानी वैल्यू 400 रुपये है और नई वैल्यू 150 रुपये है, इसलिए अंतर की राशि 150 रुपये लिख दी है। डूबत ऋण संचय हमें को कितने का करना है, 300 का करना है, इसलिए बच्चों ये 300 रुपये आ गया है। ये पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। 3 शब्द लिखना है, ऐसे ही आते हैं छोटे छोटे बोर्ड परीक्षा में। बस थोड़ा सा ये समझ लें कि कौन सी चीज़ घट रही है, बढ़ रही है। संपत्तियों की कीमत यदि घटती है तो डेबिट में, और दायित्व बढ़ते हैं तो डेबिट में। संपत्तियों की कीमत बढ़ती है तो क्रेडिट में, और दायित्व घटते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। अब इधर का जोड़ 600 हो गया, 600 में से 450 घटाएंगे तो ये लाभ आया 300 रुपये। और पुराने साझेदार आ और सा हैं तो बराबर बराबर बांट दिया हमने, ये बराबर बराबर 75 रुपये इनको मिल गए। ये इनके पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखूंगा, जब मैं पूंजी खाता बनाऊंगा तब वहाँ ये राशि क्रेडिट में लिखी जाएगी। ये बन गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। बिल्कुल छोटा सा है, सरल सा ही है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सवाल को बच्चों आप बार बार हल करके देखें और समझें, इसकी गहराई में उतर जाएं। और इसी तरह के आपकी किताब में जितने भी सवाल पुनर्मूल्यांकन दिए सब हल कर डालें, आप हल करने की आवश्यकता है। तो ये बात हो गई आपकी, क्लियर बात हो गई, ये इनको मैंने समझा ही दिया, ये हो गया आपका, ये समायोजन की बात पूरी हो गई। पुनः आप बच्चोंपन बनाते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं। तो सबसे पहले पूंजी खाते में शेष लिखते हैं, यहाँ फिर कालम का ध्यान रखना है, आ और सा और बा लास्ट में आएगा। नए साझेदार को लास्ट में स्थान देते, तो आ की पूंजी 6000, बाकी पूंजी 4000 लिख दी। नया साझेदार पूंजी लाता है तो यहाँ नए साझेदार की पूंजी क्लियर दी है बच्चों 4000 रुपये, तो बाहर रोकड़ खाता करके लिख दिया मैंने। प्रीमियम के रूप में बच्चों को क्या ला रहा है, प्रीमियम के रूप में कितनी राशि ला रहा है, यहाँ क्लियर दिया है। देखो नया साझेदार 4000 रुपये पूंजी के और 3000 ख्याति के ला रहा है। तो अब अपन क्या करें बच्चों, यहाँ देखें तो प्रीमियम की राशि को कुछ नहीं दिया तो बराबर बराबर बांट दिया, और ये पुनर्मूल्यांकन से लाभ आ गया। बस जोड़ लगा दो और शेष निकाल दो, सवाल हो गया। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, यदि इसको थोड़ा सा अभ्यास आप करने लिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट इस सवाल को हल करने में लगेंगे। यदि आपकी जिनकी गति अच्छी है तो 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट लगेंगे इस सवाल को हल करने के। पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, आप सवाल पढ़ने का समय आपको चूँकि अलग दिया जाता है, फटाफट कर बस लिखने और ध्यान से लिखें तो सब ठीक हो जाएगा। अब इसका जोड़ जो बच्चों आएगा कितना आएगा, 7575, ये इसका जोड़ कितना आएगा 5575, ये आ गया। और इसका जोड़ 4000, ये आ गया। जोड़ लगा दिया, शेष निकाल दिया, ये साझेदारों का पूंजी खाता बन गया। इसमें और कोई चीज़ लिख नहीं है, पुराना संचय है नहीं है, पुराना लाभ है नहीं, और ये लाभ है इसलिए कि हानि होती तो यहाँ ध्यान रखना है, डेबिट में लिखना है। फिर उस हिसाब से पूंजी की राशि ऑलरेडी दी है तो ज्ञात नहीं करना है, ख्याति की राशि ऑलरेडी दी है तो ज्ञात नहीं करना है। प्रीमियम की राशि को हमेशा त्याग अनुपात में बांटते हैं, त्याग अनुपात कुछ दिया ही नहीं है प्रश्न में, तो अपन के पुराणानुपात और पुराणानुपात समान है। ये इस तरह से आपका ये सवाल हल हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास ज़रूर करें। अभ्यास करने से आपको क्या होगा, बार बार जब अभ्यास करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से उनको हल करेंगे। और अवश्य ही ये 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आसानी से आप 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को बच्चों ज़रूर हल करना चाहिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। और अच्छा परसेंटेज मिलने के बाद आपको चूँकि अब गवर्नमेंट इनाम भी देती है, 25,000 रुपये का इनाम भी मिलता है, तो इनाम के आप हकदार भी बन जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में मेरे 3 सवाल क्लियर हो गए। पहले सवाल जो था आपका ख्याति को लेकर था कि ख्याति का लेखा कैसे करेंगे, और नए साझेदार के प्रवेश के समय ये भी क्वेश्चन हो गया, थ्योरी के रूप में भी कई बार वो पूछा गया कि ख्याति का लेखा कैसे किया जाता है। और एक नई चीज़ आपके सामने आ गई कि यदि ख्याति नकदी ना आकर के स्टॉक के रूप में आ गई तो स्टॉक खाता डेबिट कर देते हैं। मशीन की आती तो बच्चों मशीन खाता डेबिट, फर्नीचर लेके आता तो फर्नीचर खाता डेबिट। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि नए साझेदार से पुराने साझेदार किस रूप में ख्याति की राशि ला रहे हैं। तो उनको माल के रूप में ज़रूरत होगी, माल उसके पास रहा होगा तो इतने मूल्य का वो माल लेके आ गया, और आपको एक नई ढंग से लेखा करने की विधि भी पता चल गई कि ऐसा लेखा करना है। और ख्याति के विषय में वैसे पीछे बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है बच्चों। तो इन तीनों सवालों को अच्छे से अभ्यास करें, विगत बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को
फिर से रिपीट होने के चांस कई बार रहते हैं और हमें थोड़ा सा ये अनुमान लग जाता है कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नवांकुर चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नवांकुर डिजी लेसन को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो मैं आपको इसी अध्याय का लेकर के जल्दी ही उपस्थित हूँगा।